नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 445। और देखें यार, कुछ लोगों का डाउट आता है कि सर पीडीएफ आप देते नहीं हैं। भाई मेरे सारा पीडीएफ जितना भी वीडियो सेट का है, सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डला होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे भाई मैथ्स बाय डीके शर्मा। तो जाकर इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। और देखें, एक इंफॉर्मेशन और देना था यार आप लोगों को। अपना एक संस्था खुला है भिखना पहाड़ी में, तो वहां पर भी मैथ और रीजनिंग का सेट चलता है। शाम के 5 से 6 सेट चलता है और 6 से 7 बजे तक उसका डिस्कशन होता है। तो जो लोग उधर रहते होंगे वो अपना वहां पे आके सेट लगा सकते हैं, या नहीं भी रहते हैं तो आपके जान पहचान के जो लोग भी उस साइड रहते होंगे उन तक ये इंफॉर्मेशन थोड़ा पहुंचा दीजिएगा। ओके ना। तो चले यार, आते हैं अब करते हैं सेट। और एक बात और मेरे भाई, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यार, अच्छा सवाल है। कहा 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। टोटल 5 नंबर है जिसमें पहले 4 संख्या का औसत, जैसे सीरीज कम है 5 ही नंबर है तो ए बी सी डी ई आप लिखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन अगर बड़ा दे देगा, जैसे 15 संख्या है, तो वहां पे आपको लिख देना। जैसे यहां पे भी आप लिख सकते थे 4 संख्या और इधर 5वीं संख्या, ठीक है ना। लेकिन यहाँ छोटा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको। 5 संख्या ए बी सी डी ई है, जिसमें कहा पहले 4 संख्या का जो औसत है, पहले 4 संख्या का एवरेज जो है, पहला 4 संख्या यानी ए बी सी और डी का, इन चारों का जो एवरेज है मेरे भाई, इन चारों का एवरेज 5वीं संख्या का 5/6 है। 5वीं संख्या का 5/6 है, यानी कि 5:6 है। यानी कि शुरू के 4 संख्या का एवरेज है 5 यूनिट और 5वां संख्या का एवरेज कितना, 6 है। तो आप बताइए इनका योग क्या होगा। तो आप सबको पता है कि सर 4 संख्या का एवरेज अगर 5 है तो योग हो जाएगा 4 5 20। 5वां संख्या अकेले 6 है तो योग भी 6 ही रहेगा। अब का यदि सभी 5 संख्या का औसत 26 है, अच्छा सभी पांचों का एवरेज 26 है, तो योग क्या हो जाएगा, 5 गुना 26, 5 गुना 26 यानी 130। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आप बताइए अनुपात में इन पांचों का योग कितना है। तो शुरू के 4 संख्या का योग है 20 यूनिट, 5वां संख्या है 6, तो इन पांचों का योग कितना हो जाएगा, 26। लेकिन एक्चुअल में योग दिया है कितना, 130। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5। 1 यूनिट 5 है तो कहा 5वीं संख्या ज्ञात करें। 5वीं संख्या है 6 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5, तो 6 यूनिट बराबर 6 5 30। क्लियर है बात। चलिए, कहा एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव से पेन खरीदे हैं और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव से बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखें यार, लाभ या हानि के लिए क्रयमूल और विक्रयमूल जानना पड़ेगा ना। तो आप बताइए 1200 रुपए में, देखिए सॉरी यार, कहा 1200 रुपए में 150 पेन खरीदा है, तो एक पेन कितने में खरीदा है। जब भी एक क्वांटिटी का रेट निकालना होगा ना तो रुपया हमेशा ऊपर लिखते हैं और वस्तु हमेशा नीचे लिखते हैं। कहा 1200 रुपए में 150 पेन खरीदा है, तो एक पेन कितना में खरीदा होगा, तो 1200 बट्टा 150। अच्छा, कहा कि 1620 रुपए में 180 पेन बेच दिया, तो एक पेन कितना में बेचा होगा, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। तो क्रयमूल विक्रयमूल पता कर गए मेरे भाई। क्लियर है बात। अब देखे 15 से काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से काटेंगे 8 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 18 से काटिएगा 9 बार। तो रेशियो आ गया सीपी और एसपी का 8 9, यानी क्रयमूल 8 है विक्रयमूल 9 है। 8 में खरीदे 9 में बेचे, 1 का लाभ। 1 का लाभ 8 पर, तो परसेंट में कितना, 100 से गुना। 4 दूना 8, 4 से 25 चौक 100, 25/2 यानी 12.5%। ठीक है। चलिए
देखिए कहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 का वृद्धि कर दिया गया, यानी विक्रय मूल्य जो है 164 रुपए इंक्रीज कर दिए। भाई विक्रय मूल्य को 164 रुपए बढ़ा दिए तो 12% की हानि 8.5% लाभ में बदल गया, यानी कि पहले आपको 12% का लॉस होता था, लेकिन विक्रय मूल्य जब 164 इंक्रीज कर दिए तो 8.5% का लाभ हो रहा है। पहले 12% हानि, अब 8.5% लाभ। तो भाई दोनों समय के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? तो यहां लॉस है, यहां प्रॉफिट है, दो चिन्ह है तो अंतर जुट जाएगा मेरे भाई, यानी कि 12 और 8.5 कितना हो जाएगा? 20.5%। क्लियर है बात? कहा कि क्रय मूल्य बताइए, यानी 100% का वैल्यू पूछा है। तो भाई 164 बट्टा 20.5 क्रय मूल्य यानी कि 100 से गुना कर दीजिए। अच्छा डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटिएगा 41 बार में, 5 से 2 बार में, 41 से भाई 4 बार में, तो 4 दूना 8 पर 2 जीरो यानी 800। ऑप्शन डी ठीक है, आसान सा सब। यहां 12% हानि और 8.5% लाभ, तो अंतर कितने का है? 20.5% का। और यहां पर विक्रय मूल्य 164 बढ़ गया, तो वृद्धि या कमी कहने का मतलब ही अंतर ही होता है। तो रुपए में अंतर है 164 रुपए का और परसेंट में अंतर है 20.5% का, दोनों बराबर होगा। क्रय मूल्य यानी 100%। देखिए का वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देखिए यार कोई धनराशि जो है स्वयं का दोगुना हो गया, यानी धनराशि अगर एक है, हो गया यानी अमाउंट कितना? 2। कोई धनराशि दोगुना हो गया, यानी प्रिंसिपल था 1 हो गया 2। तो कहा ब्याज का दर बताइए। तो आप एक बात बताइए, 1 रुपया 2 हो गया तो ब्याज मिला कितने का? 1 का। और ब्याज बराबर होता है आर निकालना है इंटू टी कितना है? 8 और बट्टा में 100। तो भाई 4 दूना 8, 4 से 25 चौक 100, तो आर बराबर क्रॉस करेंगे तो 25 से कम 25 और ये 2 नीचे ना आ जाएगा, 25 बट्टा 2 यानी कि रेट कितना आ गया? 12.5%। तो ये ऐसे बहुत लोग को ये चीज अच्छे से समझ में आता है। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि सर धनराशि दोगुनी हो गई, अगर धनराशि दोगुना हो गया ना तो ब्याज मिलेगा 100%। जैसे 1 रुपया था, हो गया 2 रुपया, तो ब्याज मिला 1 का, परसेंट में कितना? 100 से गुना यानी 1%। तो भाई ब्याज मिला, अगर धनराशि दोगुना हो गया तो ब्याज मिला कितने का? 100% का। परसेंटेज ब्याज है 100%। कहा रेट निकालिए और परसेंटेज ब्याज को अगर रेट से डिवाइड करिएगा ना तो ये टाइम आ जाएगा, और परसेंटेज ब्याज को अगर टाइम से डिवाइड करिएगा तो रेट आ जाएगा। तो सर टाइम दिया है 8 वर्ष, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट रेट आ जाएगा। 4 दूना 8, 4 से 25 बट्टा 2 यानी क्या परसेंट? 12.5%। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए कहा ए और बी एक ही समय पर, का लिख दिया यहां एक होगा, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दो अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। का ए और बी के चाल का अनुपात 5:7 है। का बी का चाल 84 किलोमीटर पर आवर है और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से, ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे? कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे ये पूछा है। अच्छा एक बात बताइए यार, यहां पे बी का चाल है अनुपात में 7 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है कितना? 84 किलोमीटर पर आवर। 7 यूनिट बराबर 84 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट बराबर 12। 1 यूनिट 12 है तो 1 का चाल यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। अब कहा कि अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा तो कितने समय बाद मिलेगा, यानी मिलने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो भाई दोनों के बीच का फासला कितना है? 240 किलोमीटर। अब बट्टा में स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुटेगा। 60 और 84 कितना? 144। अब सुनिए जरा, यहां पे डिस्टेंस किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो जो समय आएगा मेरे भाई ये आवर में आएगा ना। किस में आएगा? आवर में आएगा। लेकिन सवाल कहा कितने मिनट बाद दोनों मिलेगा, तो आवर को मिनट में लाना है तो पहले 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया।
अब देखिए 12 12 144, अब 12 पचे 60, 12 दूना 24, तो 20 पचे 100 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देखिए, कहा कौन सी संख्या 7 11 13 से विभाज्य है। ये खतरनाक सीरीज है मेरे भाई, 7 11 13, 7 11 13, 7 11 13, क्या है ये 7 11 13 से। तो सुनिए, कोई भी नंबर अगर 7 11 और 13 से कट रहा है, यानी कि वो इसके एलसीएम से भी कटेगा, वो इसके एलसीएम से कटेगा, और ये तीनों प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एलसीएम होगा सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 11 13, तो भाई ये आ जाएगा कितना, 1001 आ जाएगा। क्लियर है। और ये आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर, बहुत एलसीएम एचसीएफ में हम सवाल कराए हैं, आगे भी कराएंगे, ध्यान से देखिए, 7 11 और डिविजिबिलिटी में भी इन तीनों से बहुत खतरनाक सवाल बनता है, तो इसको समझिए। 7 11 13, अगर कोई नंबर 7 11 13 से कट रहा है ना, इसका मतलब वो नंबर 1001 से कटेगा। ये यादें होना चाहिए आपको। कोई नंबर 7 11 13 से कट रहा है, यानी कि वो नंबर 1001 से भी कटेगा। तो सवाल में कहा कि निम्नलिखित में से, अब इसको ऐसा मत करिएगा कि इंडिविजुअल आप चेक करने लग जाइएगा कि 7 से पहले चेक किए, 11 से किए, 13 से किए, ऐसा नहीं करना। अगर कोई नंबर 7 से भी कट रहा, 11 से भी कट रहा, 13 से भी कट रहा, यानी इन तीनों के एलसीएम से भी कटेगा, और अगर ये तीनों प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आएगा 1001। यानी अगर ये नंबर 7 11 13 से कट रहा, मीन्स 1001 से कटेगा, तो 1001 से अगर डिवाइड करिएगा तो 1001 से भाग देंगे, एक बार लगेगा, शेष बचेगा 401। ये तो नहीं कटेगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, ये भी नहीं कटेगा, 2 है, यहाँ 4 है, तो बच जाएगा, एक बार में लगाएंगे 1001, 3001, तो ये भी नहीं कटेगा, एक बार लगाएंगे तो एक बार लगेगा 1001, बचेगा शेष कितना, 1001, फिर एक बार में लगेगा, कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है 1001 से कट रहा है। क्लियर है बात। और ध्यान रखिएगा ये बात भी, अगर कोई नंबर 1001 से कट रहा है ना, तो वो नंबर ए बी सी के फॉर्म में होगा, ए बी सी के फॉर्म में होगा। जैसे 3 5 4, 3 5 4, ये नंबर 3 अंकों वाली एक संख्या को 2 बार रिपीट करने से जो संख्या बन रहा है, ये संख्या 1001 से कटेगा, 1001 से कटेगा, यानी 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और मेरे भाई 13 से भी कटेगा। क्लियर है। चलिए देखिए, ये आसान है। का एक्स की आयु बाई के आयु से 2/3 है। एक्स का एज जो है बाई का 2/3, बाई के आयु का 2/3 यानी कितना, 2:3 है। आगे कहा बाई की आयु जेड की आयु से 3 गुनी है। बाई का जो एज है जेड से 3 गुना, जेड से 3 गुना, तो क्या इसको उल्टा करके बोल सकते हैं कि जेड का आयु बाई का तिहाई होगा, तो 3 का तिहाई कितना, 1। आगे बढ़िए, कहा ए की आयु जेड की आयु से आधी है। ए का जो एज है जेड के आयु का आधा, यानी 1/2 है। सवाल का सबसे कम आयु का कौन है, ए सबसे छोटा होगा। ऐसे रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, लेकिन अगर भिन्न में है तो इंटीजर में बनाइए, तो सबको 2 से गुना, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, तो सबसे छोटा कौन है, ए, ऑप्शन डी। चलिए देखिए, का 2 धनात्मक संख्या का योग 240 है। का उनका HCF 15 है। HCF कितना है, 15 है। तो दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के जोड़ों की संख्या ज्ञात करें। सुनिए ना, कहा 2 नंबर है जिसका HCF 15 है। मेरे प्यारे भाई, ये 2 नंबर है और इन दोनों संख्याओं का HCF 15 है। अच्छा, अगर इन दोनों का HCF 15 है, इन दोनों का HCF 15 है, यानी ये संख्या भी 15 से कटेगा, ये संख्या भी 15 से कटेगा, क्योंकि HCF संख्या को डिवाइड करता है, पूरा पूरा काटता है। अगर इन दोनों का HCF 15 है, यानी ये नंबर भी 15 से कटेगा, ये नंबर भी 15 से कटेगा, यानी कि अपना जो संख्या होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। तो पहला संख्या मान लेते हैं 15A और दूसरा संख्या मान लेते हैं 15B। का इन दोनों का योग 240, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा A + B बराबर में 240।
15 से काट दीजिए मेरे प्यारे भाई, 15 एकम 15, 15 छक 90, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया 16। अब यहां पर देखिए एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, हम आपको बोले ए और बी का एग्जैक्ट मान बताइए, क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो यहां पे आपको कंपेयर करके ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी पेयर बनाना है। तो देखिए ए प्लस बी 16 है, तो जो रिजल्ट आया है इस परिणाम के बिहाफ पे ए और बी का पेयर बनाइएगा। ए अगर 1 लेंगे तो बी 15 लेना पड़ेगा, तब ना 1 प्लस 15 16 आएगा। ए अगर 2 लेंगे तो बी लेना पड़ेगा 14, 2 प्लस 14 16, 3 तो 13, 4 12, 5 11, इधर लिख दें, समझ जाइएगा ना, 6 10 7 9 8 8, ठीक है। टोटल इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इसमें से उसी पेयर को सिलेक्ट कीजिएगा जो को प्राइम होगा, जो को प्राइम होगा। को प्राइम कहने का मतलब वैसे संख्या का युग्म जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या हो? 1 हो। तो भाई इसका HCF 1 है, इस पेयर का HCF 1 है क्या? नहीं। ये को प्राइम है? यस। को प्राइम है सर? नहीं। को प्राइम है? यस। को प्राइम नहीं। को प्राइम है सर? ये नहीं। यानी टोटल कितने पेयर है? 1 2 3 4, 4 पेयर पॉसिबल होगा, 4 युग्म बनेगा, 4 जोड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो कहा 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। 105 आदमी अगर साथ में काम करता तो काम 36 दिन में निपट जाता। आगे कहा लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य कुल 29 दिन में पूरा हो जाए। यानी कि शुरुआत में जो काम 36 दिन में पूरा करने के लिए डिसीजन लिया था ना, करने का जो फैसला किया था, अब 8 दिन सबने मिलकर काम किया। उसके बाद मालिक चाह रहा कि भैया पूरा काम जो है 29 दिन के अंदर ही हमको खत्म करना है। तो सवाल कहा बताइए काम को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को नियोजित करने की आवश्यकता होगी? एक बार फिर से, 105 लोग के लिए शुरुआत में जो टाइम डिसाइड था वो टाइम था 36 दिन की। भैया 105 लोग मिलकर काम करेगा, काम 36 दिन में कर देगा। कहा सबने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 8 दिन काम होने के बाद मालिक का इच्छा हुआ कि भैया पूरा काम हमको 29 दिन में ही पूरा करवाना है, तो इसके लिए और कितने आदमी को काम पे लगाना होगा? तो सुनिए यार, 105 आदमी के लिए टोटल 36 दिन का काम था, सबने मिलकर 8 दिन तक काम कर लिया, तो 105 आदमी के लिए शेष काम कितने दिन का बचा है? 36 दिन का टोटल काम था, 8 दिन तक कर लिया तो शेष बचा 36 - 8 यानी 28 दिन का। और ये जो शेष काम 28 दिन का बचा है, का इस काम को करने के लिए कितने और आदमी को बुलाना चाहिए ताकि पूरा काम 29 दिन में हो जाए? हमने माना एक आदमी और बुलाया, तो 105 पहले से था, एक आदमी और आ गया, तो अब आदमी हो गया 105 प्लस 1। आप बताइए ये सब लोग मिलकर इस बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा? 29 मत बोल दीजिएगा, पूरा काम 29 दिन में होना था, 8 दिन तक करा लिए थे, तो आपके पास अब बच रहा है कै दिन? 21 दिन। यानी कि जो काम 28 दिन का बच रहा था, 28 दिन के बचे काम को अब कितने दिन में पूरा करना पड़ेगा? 21 दिन में ही पूरा करना पड़ेगा। यानी ये सब लोग मिलकर जो 28 दिन का काम बच रहा था इसको 21 दिन में ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि 8 दिन तक काम किया है, पूरा काम करना है 29 दिन में, 8 दिन तक काम किया तो बच गया है टाइम कितना? 21 दिन। यानी इस बचे हुए काम को 21 दिन में करना होगा, बराबर। अब 21 पचे 105 हो जाएगा, 28 पचे 140 बराबर 105 प्लस x। 105 इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना? 35 आदमी और लगाना पड़ेगा। अच्छा सवाल था यार ये, ठीक है। चलिए देखिए, कहा 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप। पता है इस सवाल को थोड़ा सा देखिए, कई बार अगर पेपर में दिमाग काम नहीं करे तो अगर जनरल तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप आसानी से कर लेंगे। देखिए तो 105 आदमी के लिए 36 दिन का काम है, तो 105 आदमी अगर मिलकर काम करे तो काम कर देगा कितने दिन में? 36 दिन में। टाइम से गुना किए तो ये फर्स्ट डेटा से टोटल वर्क आ गया। कहा कि सबने मिलकर 8 दिन तक एक साथ काम किया, यानी 105 लोग मिलकर 8 दिन तक काम कर लिया, ठीक है।
इसके बाद मालिक का इच्छा हुआ कि ना हम पूरा काम 29 दिन में कराना चाहते हैं, तो इसके लिए और कितना आदमी हमको लगाना पड़ेगा। हमने मान लिया x आदमी और लगाना होगा, तो 105 आदमी पहले से था, x आदमी और लगा दिया तो अब हो गए इतने आदमी। और ये सब लोग मिलकर बचे काम को कितने दिन में कर देगा। पूरा काम करवाना है 29 दिन में, 8 दिन तक काम हो गया तो इन सब के लिए बचा है कितने दिन, 21 दिन। तो काम खत्म हो गया। तो ये सेकेंड डाटा से टोटल वर्क है, ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है बात, चलिए तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे। आ जाइए, का 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ के एरिया का अंतर 110 है। देखें ना, 7 सेंटीमीटर लंबा धातु का एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ, यानी कि ये जो पाइप होगा ये खोखला होगा तभी बाह्य और आंतरिक की बात कर रहा है। तो ये बेलनाकार पाइप है मेरे प्यारे भाई, और इस पाइप का जो ऊंचाई है, इस पाइप का ऊंचाई कितना दिया है, इस पाइप का ऊंचाई है 7। कितना है, 7 है। ठीक है, सवाल कहा कि आंतरिक और बाह्य वक्र पृष्ठ के एरिया का अंतर। देखें यार, बाह्य वक्र पृष्ठ, बाह्य बेलन का रेडियस यानी बड़ा वाला बेलन का रेडियस कैपिटल आर, छोटा वाला बेलन का रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। तो बड़ा वाला बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। छोटा वाला बेलन का रेडियस स्मॉल आर है तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच। और वक्र पृष्ठ का अंतर कितना दिया है, 110। 2 कॉमन, 2 पाई एच, एच तो सेम है ना, है दोनों में एच सेम है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, एच यानी 7 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा आर माइनस आर बराबर 110। अब यार 7 से 7 कट जाएगा, 22 बचे 110, तो आर माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 दाएं साइड जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब सेकेंड डेटा पे आ जाइए। सेकेंड में कहा क्या, यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 घन सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो खोखला पाइप है ना, इस पाइप को बनाने के लिए जो धातु लगा है उस धातु का आयतन 302.5 है। और गौर से सुनिएगा, पाइप को बनाने के लिए जो धातु प्रयुक्त हुआ है वो ही ना पाइप का आयतन कहलाएगा। तो ये खोखले पाइप का आयतन क्या होगा, खोखला पाइप का आयतन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना, तो आप बोलेंगे सर बड़ा वाला बेलन के आयतन में से छोटा वाला बेलन का आयतन घटा दीजिए, तो ये खोखले पाइप का आयतन है, और खोखला पाइप का आयतन दिया है कितना, तो 302.5। डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब पाई और एच कॉमन कर लेंगे तो पाई 22/7, एच 7, अंदर में क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अच्छा, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से इसको काटेंगे 5 छक 30, 0 5 पचे 25, यानी कि 605/2। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसी बार जो एनटीपीसी लेवल 6 का पेपर हुआ था मेंस का, उसी का ये सवाल है। देखिए जरा, अब इसको काटेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 से तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 दूना 22। अब यहाँ बच गया आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। आर माइनस आर का वैल्यू कितना है, 5/2। अच्छा, ये 2 दाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 55/4। तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से काट दीजिएगा 11 बार में, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ गया 11/2, स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 5/2। तो रेडियस पूछा है, अगर रेडियस निकालना है मेरे प्यारे भाई तो इसको 11/2 यानी 5.5 बोल सकते हैं, ये 5/2 यानी कि 2.5 है। तो आप बताइए, छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो घटा कर 2 से भागा, तो 5.5 में से 2.5 घटाइएगा 3, अब बट्टा 2 यानी कितना आ जाएगा, 1.5। तो छोटा है रेडियस, आंतरिक वृत्त का त्रिज्या है 1.5। ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, हमको समझाना रहता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एज ए विद्यार्थी आप इस सवाल को करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो 30 से 40 सेकंड के अंदर ही आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है ना, नंबर भी बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटे नंबर के साथ कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए, का विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से फेल हो गया। ये सवाल तो समझाने का भी जरूरत नहीं है, सारे लोगों से बन जाएगा। 46% अंक लेकर आया
और 10 अंक से फेल हो गया यानी पास करने के लिए 10 अंक और चाहिए। कहा यदि वह 52% अंक लाता है, 52% अंक लाता है तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक है, यानी 52% अंक लेकर आए ना तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड था उससे भी 8 नंबर ज्यादा ले आया, यानी 8 नंबर कम लाएगा तो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो ये फर्स्ट डाटा से पासिंग मार्क्स है और ये सेकेंड डाटा से पासिंग मार्क्स है, दोनों पासिंग मार्क्स है आपस में बराबर। अब मेरे प्यारे भाई 46 उधर जाके 52 में से घटेगा तो 6% वाला कर एक साथ कैलकुलेशन करिएगा तो 46% 52 में से जाके घटेगा 6, -8 इधर आके जुड़ जाएगा कितना 18, तो 1% बराबर क्या आ गया 3। सवाल कहा कि बताइए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा, आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा। तो भाई मेरे ये भी तो पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों मार्क्स है, लेकिन यहां आपसे पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। जैसे एक बात बताइए, बोर्ड का एग्जाम आप सब तो देते ही हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 300 नंबर लाना होता है, परसेंट में कितना 60%, या फिर मान लीजिए आपने पेपर दिया आपका नंबर आ गया है 300, आपसे कोई पूछेगा कि भैया कितना नंबर आया तो आप बोलिएगा 300 नंबर, कोई पूछेगा कितना परसेंट आया तो 60% बोलिएगा। ऐसा नहीं ना है कोई पूछेगा कि भैया कितना परसेंट नंबर आया तो बोलिएगा कि 300 नंबर आएगा, कहेगा पगला उगला कितना परसेंट आया, तब आपको बोलना पड़ेगा परसेंट में कि 60% नंबर आया। कोई पूछेगा कि भैया बोर्ड का एग्जाम दिए थे कितना नंबर आया तो 300 नंबर आया। तो ध्यान रखिए, कई बार यहां पूछता है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए, कई बार उत्तीर्णांक बताइए, यानी पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। तो भाई ये पासिंग मार्क्स है, अगर अंक में पूछा है तो ये ऑलरेडी अंक है ही, ये परसेंट को अंक में चेंज कर लीजिए। तो आप बताइए यहां से निकालेंगे तो 1% से 3 नंबर, 46% से कितना नंबर 138 नंबर, 1% बराबर 3, तो 46% बराबर 46 गुना 3 138, अब प्लस का 10 यानी कि हो गया कितना 148, यानी उत्तीर्ण अंक कितना है 148। अगर यही पूछता कि पासिंग परसेंट बताइए, उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कितना परसेंट अंक लाना जरूरी है पास करने के लिए, तो परसेंट में पूछेगा तो ये ऑलरेडी परसेंट में है। अब ये अंक है तो इस अंक को परसेंट में लेकर आइएगा तो बताना 3 नंबर से 1% है, 3 नंबर से 1% तो 10 नंबर से कितना हो जाएगा 1/3 गुना 10 यानी कि 10/3 यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3.3% यानी कि 49.3%। समझ गया ना बात को, क्लियर है बात, सही है। चलिए आ जाइए। कहा 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से किसी घन के सभी बाहरी सतह को रंगने का लागत 588 है। तो घन का आयतन देखिए यार, घन में टोटल 6 फलक होता है, 6 सरफेस होता है, और कहा घन के सभी बाहरी सतह को रंगने का टोटल खर्च है 588 रुपया, और 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च दिया 2, तो सभी फलक को रंगने का खर्च है 588। तो भाई टोटल खर्च में अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर के खर्च से भाग दीजिएगा ना तो ये सभी फलक का एरिया आ जाएगा, 6 फलक का एरिया। सुनिए गौर से, कहा कि सभी फलक को रंगने का खर्च यानी 6 फलक को रंगने का खर्च है 588 रुपया। तो भाई टोटल खर्च में अगर यानी 6 फलक को रंगने का जो टोटल खर्च है उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर के खर्च से भाग दीजिएगा तो ये 6 फलक का एरिया आ जाएगा। और 6 फलक का एरिया क्या होता है, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर है बा, 2 से काटिएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 चौक 8, 6 से काटिएगा मेरे प्यारे भाई 6 चौक 24, 6 नमा 54, तो ए स्क्वायर बराबर 7, तो ए स्क्वायर बराबर 49, तो ए बराबर 7, यानी कि घन का एक भुजा 7 है। तो का घन का आयतन क्या होगा, घन का वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे भाई भुजा का क्यू यानी 7 का क्यू 343, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखिए, कहा 2 अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है, यानी HCF 2 अलग अलग संख्या का HCF 1 है, तो होता है 1 होता है कब,
दोनों संख्याएं अभाज्य हो भैया, दोनों अगर प्राइम नंबर हो, दोनों अगर प्राइम हो तो इसका HCF हमेशा 1 होगा। कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, HCF ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो सही है, आगे बढ़िए। दोनों संख्याएं सम संख्या होती है भाई, दोनों अगर इवन नंबर है तो बताइए क्या HCF 1 होगा, नहीं, इसका HCF 2 होगा। कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए, कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए, किसी भी दो इवन नंबर का HCF मिनिमम 2, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 2 होगा। तो ये तो सही है नहीं भाई। दोनों संख्याएं विषम संख्या हो भाई, दोनों संख्या अगर विषम है, जैसे मान लीजिए एक 5 है और एक 15 है, ये दोनों विषम है, क्या इन दोनों का HCF 1 होगा, नहीं सर, इन दोनों का HCF 5 है। तो विषम संख्या का HCF 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 1 हो भी सकता है पर हमेशा 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप 1 लेंगे, 3 लेंगे, तो ये दोनों तो विषम है पर इसका HCF 1 होगा। मान लीजिए आप 3 ले लिए, आप 5 ले लिए, ये दोनों तो विषम संख्या है पर इसका HCF भी कितना है, 1 है। लेकिन हमेशा 1 हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ भी तो दोनों विषम ही है लेकिन यहाँ HCF 5 है, यहाँ दोनों विषम है, यहाँ HCF 1 है। तो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा ही 1 होता है। सम संख्या का HCF कम से कम तो 2 रहेगा ही, और विषम संख्या का HCF 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि HCF हमेशा 1 हो, तो विषम संख्या का HCF हमेशा 1 नहीं होता, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। का एक संख्या विषम हो और दूसरा सम हो। अच्छा, एक विषम ले लीजिए, मान लीजिए एक विषम ले लेते हैं, एक विषम संख्या ले लिए 5 और एक सम संख्या ले लिए 10। क्या इन दोनों का HCF 1 होगा, नहीं सर, इसका HCF 5 होगा। तो ये भी गलत है, यानी कि सही होगा 1। हमेशा 1 HCF किसका होगा, तो प्राइम नंबर का HCF हमेशा ही 1 होगा। सम का HCF 2, मिनिमम 2। विषम का HCF 1 भी हो सकता है, 1 के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना बात। चलिए, का एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले हैं। टोटल जितने लोग हैं, मान लीजिए टोटल 100 लोग हैं, इनमें से 90% ने वोट डाले, यानी कि वोटिंग हुआ है कितना, 90, ठीक है। आगे बढ़िए, कहा डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। अच्छा, वैलिड यानी वैध, वैलिड वोट कितने थे, डाले गए वोटों का 80%, तो 90 का 80% यानी क्या वोट, 72 वोट वैध था। आगे कहा कि विजेता वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त करता है और 64,800 वोट प्राप्त हुए हैं। एक्चुअल में विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहां कहा है कि विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए हैं। तो अच्छा, वैलिड वोट कितना है, 72 यूनिट, और इस वैध वोटों का कै परसेंट, 60%, 60% यानी कि 3/5 वोट मिला है विजेता को, पर एक्चुअल में विजेता को मिला है कितना वोट, 64,800। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आप बताइए, काटा पीटी मचा दीजिए, तो 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, डबल जीरो। 72 से एक बार, 72 से काटिएगा 3 बार, 2 जीरो, यानी 1 यूनिट का वैल्यू मेरे प्यारे भाई क्या आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 1500, 1 यूनिट 1500। तो कहा कि वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या, यानी टोटल कितने लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। तो भाई 1 यूनिट 1500, तो बताइए 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1500 गुना 100, यानी 1500 पर 2 जीरो। क्लियर है बात, हो जाएगा। देखिए, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक से भी आपको आना चाहिए दोनों। एक से अगर करेंगे तो मान लीजिए टोटल एक्स वोटर्स थे, टोटल कितने लोग थे, एक्स लोग थे, 90% लोगों ने वोट दिया, 90% यानी 90/100 यानी कि 9/10 लोगों ने वोट दिया। अब जितने लोगों ने वोट दिया इनमें से 80% ही वोट वैध था, तो 80% यानी कि 4/5 वोट वैध था, और जितने वोट वैलिड हैं का वैध वोटों का 60% विजेता को मिला है। वैध का 60% यानी 3/5 विजेता को मिला है, पर विजेता को एक्चुअल में मिला है कितना वोट, 64,800। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए, का ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर मिलकर काम करे तो काम को 10 दिन में कर देगा। का ए अकेले 15 दिन में करेगा। आगे कहा कि सी अकेले 20 दिन में करेगा। तो बताइए बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई सारे वर्कर का टाइम दिया है, टोटल वर्क मान लेते हैं कुछ ऐसा नंबर जो इन सब से कट जाए, 10 15 20 से कटे 60, 10 छक 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60,
का बी और सी मिलकर काम कितने दिनों में करेगा? तो बी और सी का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा ना हो। तो बताइए, ए सी का एफिशिएंसी तो मालूम है 3। अच्छा, ए प्लस बी कितना है? 6। ए काम करता है कितना? 4। तो ए का एफिशिएंसी 4 है, दोनों का 6 है, तो बी का कितना होगा? 2। अब का बी और सी मिलकर पूरा काम कै दिन में? तो बी और सी मिलकर पूरा काम कै दिन में? तो भाई बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। एक दिन में 5 काम, तो 60 काम कै दिन में? दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 12 दिन। ऑप्शन है, हो जाएगा। चलिए देखिए, का एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या है जिसका वक्र पृष्ठ एरिया 12 पाई? अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, लेकिन दिया है कितना? 12 पाई। आगे बढ़िए, का इसके आधार का परिधि, देखें यार, बेलन का आधार जो होता है ना, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो आधार का परिधि यानी वृत्त का परिधि दिया है, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, लेकिन दिया है कितना? 4 पाई। अच्छा, 2 पाई से काटिएगा 2 बार में, तो रेडियस आ गया कितना? 2। रेडियस आ गया, तो यहां से एच निकाल लेते हैं यार। देखिए, 2 पाई से काटिएगा, ये कटेगा पाई से पाई, 2 से 6 बार में, रेडियस है 2 इंटू एच बराबर 6, तो 2 तिया 6। हाइट कितना आ गया? 3। रेडियस मालूम कर गए, हाइट मालूम कर गए, तो कहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच, एच कितना है? 3, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12। अच्छा, पाई के रूप में ही आंसर पूछा है वो, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच 3, तो 4 तिया 12 पाई। ऑप्शन सी ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखिए, का एक निश्चित धनराशि x% साधारण ब्याज के दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है यानी ये अमाउंट दिया है। का यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% हो तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि, दे यानी अमाउंट 25,917 हो जाती है। तो का निवेश की गई धनराशि यानी प्रिंसिपल बताना है। देखें यार, जितना अमाउंट बढ़ता है ना, वो किसके वजह से अमाउंट इंक्रीज करता है? ब्याज के वजह से। यानी कि जितना अमाउंट बढ़ा है, इसका मतलब है कि ब्याज उतना ही इंक्रीज किया है। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल है 100 रुपए, आप पहले इंटरेस्ट ब्याज आप देते थे मान लीजिए 5 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाता है? 105। प्रिंसिपल कांस्टेंट है 100 ही है। अब मान लीजिए आप 9 रुपए ब्याज दे रहे हैं, तो अमाउंट कितना हो जा रहा? 9। तो बताइए, अमाउंट पहले था 105, अब अमाउंट है 109, तो अमाउंट कितना बढ़ गया? 4। आप बताइए, ब्याज 5 से 9 हो गया, यानी ब्याज कितना बढ़ गया? 4। यानी कि जितना अमाउंट बढ़ता है वो अमाउंट ब्याज के वजह से ही बढ़ रहा है। यानी अगर आपको हम बोले कि मिश्रधन 4 रुपया बढ़ गया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सर 4 रुपया ब्याज है, मिश्रधन 4 बढ़ गया यानी कि ब्याज 4 रुपया इंक्रीज कर गया। समझ पा रहे हैं बात को ना? तो देखिए, का 1% के दर से 7 वर्षों में मिश्रधन हो जाता है 22,494, और x प्लस 4% के दर से 7 वर्षों बाद मिश्रधन हो जाता है 25,917। तो बताइए, मिश्रधन बढ़ कितना गया? मिश्रधन बढ़ कितना गया? 22,494 से 25,917 हो गया, तो बढ़ कितना गया मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलेंगे सर मिश्रधन बढ़ गया है 3, 9 2 11, 5 यानी कि 4 और 3, 3423 रुपया मिश्रधन बढ़ गया। अच्छा, ये मिश्रधन बढ़ा, इसका मतलब ये क्या है? ये ब्याज है। कितना ब्याज बढ़ गया? 3423 रुपया ब्याज बढ़ गया। अब बताना, रेट पहले था x%, अब रेट है x प्लस 4%, यानी कि रेट 4% बढ़ गया। रेट 4%, x से x प्लस 4 हो गया, यानी कि रेट 4% बढ़ गया, और रेट 4% बढ़ गया यानी हर साल अब 4% ब्याज ज्यादा मिलेगा। रेट 4% बढ़ गया, तो बताइए 7 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 7 चौक 28%। तो ब्याज में वृद्धि हुआ है 28% का, पर एक्चुअल में वृद्धि हुआ है 3423 का। तो 28% बराबर इतना, मूलधन यानी कि 100% बराबर कितना? तो 3423 बट्टा 28 और गुना 100। काटा पीटी मचा दीजिए, 4 से 7 बार, 4 से 25 बार, 7 से काटिएगा, 7 चौक 28, 7 अठी 56, 7 नमा 63, तो 25 नमा 225, हाथ में रहा 22, 25 अठी 200, अब 22 222, हाथ में अभी भी 22 रहा, 25 चौक 20, 25 चौक 20 नहीं, 25 चौक 100, 100 और 22 122, यानी 12,000
225, 12,225 ऑप्शन बी, ठीक है ना। अच्छा सवाल था, चलिए आगे देखिए। कहा रोहन और सोहन के आयु का, ये तो बच्चा वाला सवाल है यार। रोहन और सोहन के आयु का रेशियो है 4:3 है कहने का मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो है। कहा 9 वर्ष बाद रोहन की आयु 33 वर्ष होगी। अच्छा रेशियो दिया है यार प्रेजेंट का, और एज जो दिया है वो 9 वर्ष बाद का दिया है, तो प्रेजेंट एज पता करना पड़ेगा। 9 वर्ष बाद रोहन का एज अगर 33 है तो प्रेजेंट में रोहन कैसे साल का होगा, तो 9 कम करना पड़े। 9 साल बाद 33 का होगा तो प्रेजेंट में कितना, 9 कम कर दीजिए, 9 कम कर दीजिए तो 24 साल हो जाएगा। बताइए रोहन का प्रेजेंट एज अनुपात में 3 है, पर एक्चुअल में प्रेजेंट एज कितना है, 24 साल। तो 3 से 8 गुना, 3 8 24, तो 4 8 32 साल। तो कहा कि सोहन की वर्तमान आयु क्या हो गया हो, 9 वर्ष बाद रोहन की आयु 33 होगी, तो प्रेजेंट में कितना है, 24 वर्ष। अच्छा रोहन आगे है वो, सॉरी। तो रोहन का एज है 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 24 साल। तो 6 गुना है ना, 4 छक 24, तो 3 यूनिट बराबर 3 छक 18 वर्ष, ऑप्शन डी, ठीक है बात। चलिए आगे। और आपको भी ऐसे ही करना, ये नहीं कि सर लिख लिख के बताइए ताकि समझ में अच्छे से आएगा। केवल समझ जाने मात्र से आप एग्जाम पास नहीं कर पाइएगा, आपको ये सब सवाल ऐसे ही देखते बनाना पड़ेगा। और ये एकाएक नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एकाएक आप पढ़ लिया आज से ही आपका स्पीड बढ़ जाएगा। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बदलाव करिएगा, तभी जाके आपके अंदर बड़ा बदलाव दिखेगा मेरे भाई। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जितना कम से कम कैलकुलेशन हो, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मेंटली करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। चलिए, और यही चीज कई बार हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो बच्चा बोलता है कि आप ऐसा पढ़ाते हैं कि नींद आ जाता है। तो भाई अब ऐसा नहीं पढ़ाएंगे तो आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। हम अगर इस सवाल को 10 मिनट तक पूरा समझाते रहें तब आपको समझ में आएगा। तो कहा 10 मिनट तक पढ़ाएंगे, तो 10 मिनट तक अगर एक को कराएंगे तो बाकी बच्चा जो सीरियसली पढ़ रहा है उनका कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज आप लोग, एक बच्चा पिछले वीडियो, पिछले वाला नहीं, पिछले के पिछले वीडियो में कमेंट किया था इस तरीके का। तो यार आप लोग इस चीज को समझिए, बच्चा नहीं है, सारे लोग ग्रेजुएट हैं। अब जोड़ घटाओ हम नहीं बताते रहेंगे यहाँ पे आके, सेट का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्लास नहीं चल रहा कि एकदम हर चीज बेसिक से पढ़ाएंगे जीरो से। भाई सेट करवा रहे हैं तो आपको भी उस तरीके से करना पड़ेगा, तभी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। देखिए, कहा कि 7,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि को 6% प्रति वर्ष तथा शेष राशि को 4% प्रति वर्ष के दर से उधार दिया जाता है। दोनों वितरण में 5 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 1600 है, तो 6% के दर से दिया गया धन कितना है। तो देखिए यहाँ 2 ग्रुप का चर्चा है, और एक बात अगर कॉमन है, दो ग्रुप का चर्चा और एक बात कॉमन, तो एलिगेशन लगेगा यार। 7,000 में से कुछ पैसा जो है, सॉरी कुछ पैसा 6% के दर से निवेश किए, और कुछ पैसा जो है 4% के दर से निवेश किए। पता है रेट क्या होता है, रेट होता है 1 साल का ब्याज। रेट कहने का मतलब 1 साल का ब्याज। तो कुछ पैसा को 6% के दर से निवेश किए हैं, यानी कि प्रति वर्ष 6% ब्याज मिलेगा। बचा हुआ पैसा 4% के दर से निवेश किए, यानी प्रति वर्ष 4% ब्याज मिलेगा। और कहा कि दोनों को मिलाकर 5 वर्ष में कुल ब्याज मिला है 1600। अच्छा, ये परसेंटेज ब्याज है, यानी 1 साल का रेट है, यानी ये 1 साल का ब्याज, ये भी 1 साल का ब्याज। तो एलिगेशन में हर जगह का यूनिट सेम होता है। यहाँ 1 साल का ब्याज, यहाँ 1 साल का ब्याज, तो यहाँ भी 1 साल का ब्याज लेना पड़ेगा। लेकिन दिया है 5 साल का ब्याज है 1600, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1 साल का ब्याज 5 से डिवाइड करिएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 1 साल का ब्याज है 320। 320 रुपया का ब्याज मिला 1 साल में, कितना पर, मूलधन 7,000 पर। परसेंट 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल 1 साल में ब्याज मिला है कितना परसेंट, 32/7%। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ बट्टा में कितना है, 7 है, तो सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 छक 42, 7 चौक 28, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आएगा। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर 32 में से 28 गया 4, रेशियो छोटा कर लीजिए 2:5 का। अब कहा कि 6% के दर से दिया गया धन कितना है। एक बात बताइए, टोटल धन राशि है कितना, 7,000। अनुपात में टोटल धन राशि कितना है, तो 2/7।
का 6% के दर से उधार दिया गया पैसा, तो 6% के दर से उधार दिया गया पैसा कितना है 2 यूनिट, 7 से 1000 बार, तो 1000 गुना 2 कितना हो जाएगा 2000। ठीक है बात, चलिए देखिए। अच्छा ये सवाल अच्छा है, पहले इस एक बात छोटा सा समझिए। जैसे हम आपको बोले ए स्क्वायर बराबर 0 है, तो आप बताना जरा सोच कर कि ए का मान क्या क्या हो सकता है, ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो भाई ए का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर तो कोई हो ही नहीं सकता, चूंकि ए स्क्वायर 0 है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो ही नहीं सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 3 कुछ भी नहीं हो सकता। निगेटिव हो सकता है क्या सर? अगर निगेटिव लेंगे, मान लीजिए -1 लीजिएगा, तो -1 का स्क्वायर, और आपको पता है माइनस के पावर अगर इवन नंबर है तो वैल्यू प्लस ही हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि सर निगेटिव ही पॉसिबल नहीं है। तो ए का वैल्यू केवल और केवल 0 होगा, तभी ए स्क्वायर का मान कितना आएगा 0 आ सकता है। अब अगर आपको बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, तो बताइए ए और बी का मान क्या क्या हो सकता है। तो भाई दो नंबर के स्क्वायर का योग 0 है, स्क्वायर का सम 0 अगर है तो 0 कब पॉसिबल हो सकता है? एक ही केस है, जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, तभी स्क्वायर का सम 0 आ सकता है। नहीं तो किसी के मन में आ रहा होगा कि सर एक पॉजिटिव लेंगे और एक निगेटिव लेंगे तो कट के 0 आ सकता है। तो भाई पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव लीजिए, अगर पावर में इवन नंबर है तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर का योग कभी 0 नहीं आ सकता है। बस एक केस है जब ए भी 0 हो बी भी 0 हो। जैसे आपको बोले कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, इन तीनों संख्या के वर्गों का योग 0 है, तो बताइए ए बी सी क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है सर 0 के अलावा, यानी ए भी 0 बी भी 0 और सी भी 0 होगा। मानते हैं ना बात को? तो चलिए आ जाइए सवाल पे। देखिए तो इन तीनों टर्म के स्क्वायर का सम जो है, इन तीनों के वर्गों का योग कितना है? 0 है। तो आप बताइए ये टर्म भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है, a माइनस 21 0, ये टर्म किसके बराबर? 0। ये भी 0, तब ना 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 के बराबर। तो a माइनस 21 0 है, तो a बराबर भैया b बराबर और c बराबर 29। ए बी सी का मान पता कर गए। अब का ए बी सी किसी त्रिभुज की भुजा है, तो वृत्त के अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। अच्छा ए बी सी ट्रायंगल का साइड है और तीनों साइड का लेंथ मालूम है, तो जब भी किसी त्रिभुज के तीनों साइड का लेंथ मालूम रहे ना, तो आप एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा क्या ये ट्रिपलेट बना रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का तो साइड नहीं दिया ना। तो चेक कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर होता है और पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ट्रिपलेट है क्या? चेक कर लीजिए। 21 का स्क्वायर 441, कुछ लोग को याद भी होगा, नहीं याद है तो आप चेक कर लीजिएगा। 20 का स्क्वायर 400, तो ये हो जाएगा 841। 29 का स्क्वायर 841, यानी दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, यानी ये ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो भाई मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, तो राइट एंगल में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। लंब आधार में से किसी को लंब किसी को आधार मान लीजिए। अब का इस राइट एंगल के अंदर में एक वृत्त है, तो इस अंतः वृत्त का रेडियस क्या होगा? तो राइट एंगल में अंतः वृत्त का रेडियस होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो लंब प्लस आधार यानी 21 और 20 41, 41 माइनस 29 12 बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये याद रखिएगा। राइट एंगल में अंतः वृत्त का रेडियस कई बार करा भी चुके हैं, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। देखिए जरा, कहा दो रेखा है पीएस और क्यू आर यू पर प्रतिच्छेद करती है। पीएस और क्यू आर, ये पीएस है और ये क्यू आर है, एक दूसरे को कहा यू पे प्रतिच्छेद कर रही है। आगे कहा है यार कि पी यू क्यू और एस यू आर दो ट्रायंगल बनता है। पी यू क्यू यानी मिलाना पड़ेगा, और एक ये है, थोड़ा सा गलत हो गया यार, ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ गया ना? ये है पी, ये का पी यू क्यू और एस यू आर दो ट्रायंगल है। का पी क्यू यू 50 है, पी क्यू यू ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री। आगे कहा कि पी क्यू बराबर आर एस है, पी क्यू और आर एस बराबर है, और दिया पी क्यू पैरेलल आर एस है, यानी ये दोनों पैरेलल भी है। तो सवाल का एस आर यू ज्ञात करे। एस आर यू यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला। कितना आसान है मेरे भाई,
दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर। तो अगर ये दो समानांतर रेखा है और दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण आपस में बराबर, ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा। आसान था, बहुत आसान सा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहा कि 26,200 की राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू से 20% कम मिलता है। पी को क्यू से 20% कम, अच्छा 20% कम मिलता है, यानी क्यू को 100 तो इसको 20 कम 80 मिलेगा। 100-80 तो रेशियो हो जाएगा 4:5। आगे कहा क्यू को आर से 10% कम, क्यू को आर से 10% कम, 10% कम यानी इसको 100 तो इसको 10 कम 90, तो 90-100, 90-100 का रेशियो 9 और 10। अब दोनों में Q कॉमन है तो Q का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहां 9 से गुना कर दीजिए और यहां 5 से गुना। 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 दहा 50। तीनों का हिस्सा मालूम हो गया। का P के भाग और Q के भाग के बीच का अनुपात क्या होगा। तो देखें यार, यहाँ रेशियो पूछा है तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। अगर रेशियो पूछे, सुनिएगा ध्यान से, कई बार पहले भी सवाल कराए हैं और आज फिर से बता रहे हैं कि अगर रेशियो के फॉर्म में रिजल्ट मांगे, परसेंट के फॉर्म में रिजल्ट मांगे या फ्रैक्शन के फॉर्म में रिजल्ट मांगे, रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं होगा। परसेंट, रेशियो या फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर रिजल्ट पूछेगा तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं होगा मेरे भाई, डायरेक्ट कर लेंगे। का पी के भाग और क्यू के भाग का अनुपात, पी का भाग है 36, क्यू का भाग है 45, तो रेशियो पूछा था तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, 4:5, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखिए। कहा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% हानि होती। अच्छा 4/5 पर बेचते, दो तरीका है। एक तो आसान है, 4/5 में बेच रहे हैं तो ये भी विक्रय मूल्य है, पर फ्रैक्शन में है ये विक्रय मूल्य। 4/5 में बेचे तो विक्रय मूल्य 10% हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना, 90%। दोनों विक्रय मूल्य, अलग बात है ये भिन्न में है विक्रय मूल्य, ये परसेंट में है विक्रय मूल्य, पर है तो दोनों विक्रय मूल्य, इसलिए बराबर। कहा कि प्रारंभ में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया था। तो पहले बताइए 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे पे, या फिर यहीं से निकाल लेते हैं 1% ही डायरेक्ट यार। तो बताइए ये काटिएगा तो, अगर काटेंगे ऐसे नहीं, उल्टा लिखते हैं इसको। 4/5 में बेचे 10, चूंकि परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो दाएं साइड परसेंट, 10% हानि हुआ तो विक्रय मूल्य क्या परसेंट, 90%। 2 दूना 4, 2 से 45 दूना 90, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, अब बट्टा में 2, यानी 112.5%। अच्छा एक यूनिट का वैल्यू आ गया 112.5%, तो 100 से जितना एग्जिस्ट करेगा ना उतना परसेंट लाभ होगा। 100 से कितना एग्जिस्ट किया, 12.5%, तो ये 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अब समझे जनरल अप्रोच क्या है। कहा किसी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता, उस मूल्य के, यानी कि ओरिजिनल जो मूल्य था, ओरिजिनल मूल्य अगर 5 है, इसको बेचते हैं 4 में, तो आपको जो है 10% का हानि होगा। 10% का हानि होगा तो प्रारंभ में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया था। तो आप बताइए, कहा कि 10% हानि होगा, 4 में बेचिएगा तो 10% हानि होगा, तो 4 का 10% अगर निकालिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो ऐसा करिए कि एक जीरो लगा लीजिए, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब 40 का 10%, 4 हानि, यानी कितना में बेचा गया था, 36 में। ठीक है, तो सवाल कहा कि प्रारंभ में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया था। तो शुरुआत में कितना लाभ पर बेचा गया था, क्या है यार, निश्चित मूल्य पर बेचा गया। ठीक है, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता, निश्चित मूल्य अगर 5 है तो अब 4 में बेचा गया है तो 10% हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हो सही तो है, 40% में, 40 में बेचे हैं तो 10% हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना, 40 में बेचे हैं 10% हानि हुआ, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 90। क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। अब यार एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सबको 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 360 और ये 400। तो कहा कि प्रारंभ में जिस कीमत पर बेचा गया था उस कीमत पर उसको कितना परसेंट लाभ हुआ ये बताना है। तो खरीदे हैं 400 में,
अभी 360 में बेच रहा है, लेकिन प्रारंभ में कितना में बेच रहे थे? 450 में। तो शुरुआत में लाभ हो रहा था कितने का? 50 का। कितना पर? 400 पर। परसेंट 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, 2 से 25 दूना 50, 25/2 यानी 12.5%। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल को कर सकते थे। चलिए आगे। शुरुआत में फिक्स रेट पर बेच रहे थे, यानी कि शुरुआत में बेच रहे थे 50 में, और शुरू वाला मूल्य का 4/5 यानी कि अभी बेच रहे हैं कितना में? 40 में। तो 10% हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकाल लिए। तो कहा कि प्रारंभिक मूल्य पर बेच रहे थे उस टाइम कितने का प्रॉफिट हो रहा था? तो प्रॉफिट 12.5% हो रहा था। देखिए, का साइन 2a प्लस b/2 बराबर कॉस 2a माइनस b/2 √3/2। अच्छा, ये तीनों टर्म आपस में बराबर है, यानी इसके बराबर भी है √3/2, इसके बराबर भी है √3/2 मेरे प्यारे भाई, और इसके बराबर भी है √3/2। तो आप बताइए, ये एंगल का काम कर रहा है, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, बराबर में √3/2। तो साइन कितना डिग्री √3/2 होता है? 60 डिग्री, यानी एंगल है 60 डिग्री, यानी 2a प्लस b/2 60 डिग्री है। तो बताइए 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 60 दूना 120। यहाँ कॉस 2a माइनस बी बट्टा, और कॉस का वैल्यू √3/2 कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे ना, 30 डिग्री पे। तो कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ एंगल का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से मेरे प्यारे भाई 2a माइनस बी बराबर 30 दूना 60 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करिएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, 2a प्लस 2a, 4a बराबर 180, तो a बराबर 45, a 45, तो b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 45 दूना 90, 90 उधर जाके घटेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अरे भाई ये पता हो गया, तो a का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के b निकाल लीजिए। a और b पता हो गया, तो आपसे पूछा cot 2a माइनस 2b, तो कॉट मेंटली करिए, तो 2a तो 45 दूना 90, 2b यानी 30 दूना 60, तो 90 में से 60 जाएगा कितना? 30। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो √3 ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए देखिए, a बराबर दिया है 124, a का वैल्यू 124 है, तो इसका वैल्यू पूछा है। बहुत बार ये सवाल किए होइएगा, डायरेक्ट कर लेना। आखिरी में अगर +1 है तो 1 जोड़कर आंसर कर देंगे, यानी 124 + 1 कितना हो जाएगा? 125। बेसिक भी आप लोग से बन ही जाएगा, लेकिन अगर +1 है तो 1 जोड़ के सीधे आंसर कर लीजिएगा। देखिए, का दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, PQ और PR वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है। PQ और PR ये 2 स्पर्श रेखा है, Q और R पर वृत्त को स्पर्श करती है। बढ़िया बात है, Q और R पे स्पर्श करिए। का QPR का मान 48 है। QPR ये दिया है 48 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है मेरे भाई 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री है। तो आपसे सवाल बोला QSR, ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना है। सुनिए ना एक चीज देखिए तो जरा, ये बाय बिंदु से वृत्त पर ये टेंजेंट खींचे हैं 2 ठो। ठीक है, अब केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो ये कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। सिमिलरली केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा 90 डिग्री। अच्छा, ये चतुर्भुज मान लीजिए A है, ये B है, ये O है, ये P है, AOBP, ये जो चतुर्भुज बना, इस चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। चारों कोण का योग कितना डिग्री? 360 डिग्री। अगर ये 90 ये 90, तो 90 90 180 है, तो इन दोनों कोनों का योग भी कितना डिग्री होगा? 180। तो क्यों 180 होगा ये तो समझ गए, लेकिन अब इसको ध्यान में रखना है कि केंद्र एवं बाह्य बिंदु पर बने कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये समझ गए आप? क्लियर बात? अच्छा, ये भी आप लोगों को पता है कि किसी भी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये, और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण ये थीटा है। चाप द्वारा परिधि पर बना कोण अगर थीटा, तो इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का डबल यानी कि 2 थीटा होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आ जाइए। अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि ये कैसा चतुर्भुज है? कई बार बताया है मेरे प्यारे भाई, ये कैसा चतुर्भुज है? तो
इस चतुर्भुज का चारों कॉर्नर वृत्त के परिधि को टच कर रहा है, इस चतुर्भुज के चारों कॉर्नर वृत्त के परिधि को टच कर रहा, इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, यानी a प्लस सी बराबर 180 डिग्री और b प्लस डी बराबर भी 180 डिग्री। क्लियर है ना बात? तो इन तीनों का यूज यहां पे करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले ये बताइए, ये वाला अगर 48 है भाई, ये वाला 48 है, तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा? अभी बताए, बाह्य बिंदु और केंद्र पर बने कोण का योग 180 होगा। तो 180 में से अगर 48 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 132। कोई दिक्कत नहीं। अब आप जरा बताइए, ये चाप है मेरे प्यारे भाई, ये चाप है, ठीक है ना, ये एक चाप है, ठीक है। और इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण 132 है। तो इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर ये 132 है तो 132 का आधा ये कितना डिग्री हो जाएगा? 66 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आप जरा इसको गौर से देखिए, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज आपको नहीं दिख रहा? ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, चारों कॉर्नर वृत्त के परिधि पर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और चक्रीय में आमने सामने के कोणों का योग 180, अगर ये 66 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 66, 180 माइनस 66 मेरे प्यारे भाई 114 डिग्री। ऑप्शन बी, ठीक है ना। दो दो तीन तीन प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे। का दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 51 और 68 घंटे में भरेगा। ए 51 घंटे में भर देगा और बी 68 घंटे में भरेगा। तो टैंक का कैपेसिटी, इनका एलसीएम तो देखिए, तो 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 तो कॉमन है, यह है 17 तिया तो 3, यह 17 चौक तो 17 तो कॉमन है, यहाँ 3 यहाँ 4, तो 3 4 से गुना कर दीजिए। तो 17 तिया 51, 51 4 पचे 51 है ना, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, 204। 51 से डिवाइड करिएगा तो 4 और 68 डिवाइड करिएगा 3। का दोनों पाइप 18 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं। अच्छा, दोनों अगर एक साथ ओपन करिएगा तो हर घंटे 7 लीटर भरेगा, तो 18 घंटे में कितना भर देगा? 126 लीटर। आगे कहा, फिर पाइप ए को बंद कर दिए तो पाइप बी टैंक के शेष भाग को कितने समय में भरेगा? तो टोटल 204 में से 126 भर गया, तो शेष बचा है कितना मेरे प्यारे भाई? शेष बच गया 78 लीटर। का इस 78 लीटर को बी कितने समय में? तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 छक 18, यानी कि 26 आवर। ए, ठीक है बात, आसान सवाल था। चलिए देखिए, का एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 80% वृद्धि होती है। का साधारण ब्याज 8 वर्षों में 80% बढ़ गया, 8 साल में 80% बढ़ गया, तो एक साल में कितना? 10%। और एक साल का जो ब्याज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट, यानी रेट आ गया 10%, रेट आ गया 10%। तो सवाल कहा कि समान दर से 24,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई 10% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद होगा आपको। 10% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होगा। का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 33.1%। किसका? मूलधन का। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से डेसिमल कैंसिल। 24 एकम 24, हाथ मेरा 2, 24 तिया 72 2 74, हाथ मेरा 7, 24 तिया 72 7 79। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए, का एक पेड़ एक सीधे रास्ते पर खड़ा है। 2 व्यक्ति ए और बी पेड़ के एक ही तरफ खड़े हैं। एक पेड़ है जो भाई ये सीधा रास्ता, इस पर एक पेड़ खड़ा है, और 2 व्यक्ति ए और बी पेड़ के एक ही तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, कहीं भी एक ही तरफ 2 व्यक्ति, किधर भी लीजिए, इधर या इधर, एक ही तरफ पर लेना है आपको। आगे कहा कि एवं उनके बीच की दूरी पी है। पेड़ के शीर्ष से ए और बी का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। पेड़ के शीर्ष से ए और बी का उन्नयन नहीं, अवनवन होना चाहिए था, उन्नयन लिख दिया। जब नीचे से देखेंगे ऊपर तो उन्नयन न होगा हो, तो कह रहा है कि पेड़ के शीर्ष से ए और बी का उन्नयन, उन्नयन नहीं अवनवन होना चाहिए। यहाँ अवनवन कोण अल्फा और बीटा है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? यदि अल्फा इज लेस देन बीटा, ये इंपॉर्टेंट है। का ए और बी से बना कोण अल्फा और बीटा है, जिसमें अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है।
आप बताना ए से, बिंदु ए से बना कौन अल्फा और बी से बना कौन बीटा, तो ज्यादा नजदीक कौन होगा? तो भाई जैसे जैसे पेड़ के नजदीक जाइएगा ना एंगल का मान बड़ा होगा, पेड़ के नजदीक जाएंगे एंगल का मान बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है? बीटा, तो नजदीक में बीटा होगा, यानी कि यहां पर है बिंदु बी और बी से बना कौन बीटा, और यहां पर है बिंदु ए और ए से बना कौन अल्फा, और इनके बीच का दूरी दिया है कितना? पी। क्लियर है ना बात? अब ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई मान लेते हैं एच। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, आप बताना इस ट्रायंगल में tan बीटा क्या होगा मेरे भाई? tan बीटा क्या होगा? तो ये मान लेते हैं x, तो tan बीटा होगा p बट्टा बी यानी h बट्टा x, क्रॉस करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? h बट्टा tan बीटा, h बट्टा tan बीटा को डायरेक्ट लिख दे क्या? h इंटू कॉट बीटा, क्योंकि h बट्टा tan बीटा तो कॉट बीटा हो जाएगा ना, हो tan का इनवर्स कॉट होता है, तो x का वैल्यू आ गया h कॉट बीटा, यानी ये आ गया h कॉट बीटा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में बोलिए tan अल्फा बराबर क्या होगा? tan अल्फा बराबर होगा p यानी ये पूरा हाइट h, और बट्टा में b यानी ये बेस, पूरा बेस कितना? ये h कॉट बीटा है, ये p है, तो बेस हो जाएगा h कॉट बीटा प्लस का p। कोई दिक्कत नहीं, अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है यार। देखिए तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो h कॉट बीटा अब प्लस p, और ये बट्टा में आएगा तो होगा h बट्टा tan अल्फा, और h बट्टा tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? h कॉट अल्फा। बाएं साइड लेकर आइए तो h कॉट बीटा, ये बाएं साइड आके घटेगा, h कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा बराबर प्लस का p उधर जाके माइनस p हो जाएगा, तो h बराबर माइनस p बट्टा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, माइनस p एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है ना बात? अच्छा सवाल था यार। देखिए कहा ये सवाल लगातार पिछला 2 सेट से करवा रहे हैं, अब आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। यहां बस सुधार कर लेना है, यहां दूध एवं पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा ये पूछा है। क्लियर है ना बात? आ जाइए यार। का 25 लीटर पानी और दूध 1:4 के अनुपात में मिलाया गया है, यानी एक दूध और पानी का 25 लीटर का मिक्सचर है, का मिश्रण का 3 लीटर खाली कर दिया गया और 2 लीटर दूध मिला दिया गया, और इसी प्रक्रिया को एक बार और किया गया, यानी टोटल 2 प्रोसेस किए हैं। 25 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें से 3 लीटर मिक्सचर निकाले और 2 लीटर दूध मिलाए, पुनः 3 लीटर मिक्सचर निकाले और 2 लीटर दूध मिलाए। तो आपको बताए थे कि जो मिलाइएगा हमेशा उसका अपोजिट वाला लेके चलिएगा, तो दूध और पानी का मिक्सचर है, दूध मिला रहे हैं तो बाटर लेकर चलिएगा, तो बाटर निकाल लेते हैं। ओरिजिनल मिक्सचर में बाटर है कितना? 1 बाटर है, 1 टोटल कितना में? तो 1 और 4 5 में, तो ऊपर बाटर है और नीचे टोटल है। क्लियर है बात? ठीक है, अब आप बताइए इनटू सक्सेसिव होता है ना, जितना मिक्सचर उसमें से 3 निकाले बचा 22, फिर 2 मिलाए, फिर 3 निकाले 2 मिलाए, ये सक्सेसिव घटना होता है, इसीलिए इनटू। अच्छा अब आप बताइए 25 लीटर मिक्सचर है, 3 लीटर मिक्सचर निकाले तो बचा क्या लीटर? 22 लीटर। 22 लीटर आराम से, 25 था 3 लीटर निकाले बचा 22 लीटर, उसमें 2 लीटर दूध मिला दिए, तो अब टोटल मिक्सचर हो गया कितना? 24 लीटर। टोटल वैल्यू नीचे लिख रहे हैं इनटू, पुनः 3 लीटर निकाले हैं तो 24 में से 3 निकाले बचा क्या लीटर? 21 लीटर, पुनः 2 लीटर दूध मिला दिए तो मिक्सचर हो गया क्या लीटर? 23 लीटर। काम खत्म। 25 लीटर था, 3 लीटर निकाले तो बचा 22 लीटर, 2 लीटर मिला दिए तो हो गया टोटल 24 लीटर। अब टोटल 24 लीटर है, फिर इसमें से 3 निकाले तो बचा 21 लीटर, 2 मिला दिए तो हो गया 23 लीटर। काम खत्म। काट दीजिए, 3 8 24, 3 7 21, 2 चौक 8, 2 से 11, तो 11 सते 77 बट्टा 5 चौक 20, 20 गुना 23 460। नीचे ये टोटल मिक्सचर है और ये बाटर है, तो बाटर है 77
टोटल 460 लीटर मिक्सचर है जिसमें से 77 लीटर वाटर है, तो बाकी क्या होगा, बाकी मिल्क रहा होगा कितना, तो 460 में से 77 जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये 8 आएगा, 383, 383 अनुपात 77, ऑप्शन डी। ओके ना, तो चले यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, बहुत तेज बारिश हो रहा है अभी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद, थैंक यू। और सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा यार।